कितने लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लाइक और इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र का कि क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। देखिए इसमें आपको क्या करना होता है, क्रांतिक कोण की सबसे पहले आपको परिभाषा पूछी गई है। ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो क्रांतिक कोण होता क्या है समझिए, मैं चैप्टर्स भी पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो तो क्या कहलाता है, वो क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो वो क्रांतिक कोण कहलाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे अति लघुत्तरीय में पूछ लिया जाएगा, आपको डेफिनेशन देना होगा। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है क्रांतिक कोण का। डीपली मैं आपको समझाऊंगा चित्र के साथ, ठीक है, आगे जब मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना आपको याद रखना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए। देखिए जो 6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये 6 क्वेश्चन आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। यानी कि उस भौतिक सिद्धांत का आपको नाम लिखना है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसका कार्य सिद्धांत आधारित है, तो वो आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, उस भौतिक सिद्धांत का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ये प्रकाशिक तंतु का इस पर कार्य सिद्धांत आधारित है। ठीक है, यानी कि प्रकाशिक तंतु इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तीसरा क्वेश्चन जो है एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही इजी है, सिर्फ फार्मूला आपको समझना है, तुरंत न्यूमेरिकल लग जाएगा। देखिए क्या है, किसी समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको लैम्डा दिया गया है तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम, आपको आवृत्ति निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर लैम्डा हमें दिया गया है तरंगदैर्घ्य जो दिया गया है इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा हमें दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो हम लिख देंगे 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें यहां पर निकालना है आवृत्ति। अब देखिए यहां पर हमें निकालना क्या है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति। तो आवृत्ति को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो आवृत्ति को हम न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, आवृत्ति को हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। तो न्यू इक्वल टू ये कुछ वी के आकार का ऐसे बनता है, तो न्यू इक्वल टू होगा आपका, ये हमें निकालना है। तो एक फार्मूला होता है उसी को आप लोग याद रखिएगा, उसी से आपका ये आवृत्ति निकल आएगा। तो देखिए म्यू इक्वल टू होता है परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति म्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा। ठीक है, म्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा, ये एक फार्मूला होता है जहां सी क्या है, सी है प्रकाश की चाल। ठीक है, सी क्या है, प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल इक्वल टू होता कितना है, तो प्रकाश की चाल जो होती है वो आप लोग याद रखिएगा, वो होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड इसकी वैल्यू होती है। देखिए लैम्डा हमारा 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसे हम मीटर में बदलें तो ये हो जाएगा 5000 गुणे 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, क्योंकि जब आप एंगस्ट्रॉम को किस में बदलेंगे, मीटर में, तो 10 की पावर -10 से गुणा करना होगा, तो 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम वैल्यू रखेंगे इसकी, तो आपका म्यू इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा चिन्ह अच्छा से नहीं बना, तो सी है हमारा 5000 गुणे 10 की पावर -10 अपान लैम्डा हमारा है, सॉरी सी हमारा कितना है, सॉरी यहां पर तो ये गलती, सी कितना है, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8। ठीक है,
और हमारा लैम्डा जो है वो है कितना 5000 गुणे 10 के पावर माइनस 10, ठीक है, इतना हमें दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है, सिंपल है। देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी रखी हमने 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है, और तरंग जो लैम्डा होता है वो 5000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 5000 गुणे 10 की पावर माइनस 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहां से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे यहां पर म्यू इक्वल टू ये आप क्या कीजिए 3 गुणे 10 के पावर 8, और ये जो 10 है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो नीचे माइनस में, ऊपर प्लस में हो जाएगा, तो 10 की पावर 10 अपान ये आपका 5000 है। तो 5000 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए 5000 है, 5 गुणे 1000 लिख सकते हैं, 1000 को हम 10 की पावर 3, तो इतना तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 8 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस में है, तो 10 और 8 18, ठीक है, गुणे ये 10 के पावर 3 है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा क्योंकि नीचे प्लस में है, तो 10 की पावर माइनस 3 अपान 5, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल है, सिर्फ समझिए म्यू इक्वल टू ये 3 गुणे 10 के पावर 18 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, ठीक है, अपान 5। इसको कट करेंगे, 5 को 3 को 5 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 0.6, ठीक है। तो आपका ये फाइनली आएगा म्यू इक्वल टू 0.6 गुणे 10 के पावर 15, ठीक है। इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, या आप चाहें तो म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, इस 0.6 है, इस दशमलव को इधर ले आए तो 6 गुणे 10 के पावर 15 में से 1 चला जाएगा तो 14 बचेगा, ठीक है। तो आवृत्ति का मात्रक होगा हर्ट्ज, सभी को पता है आवृत्ति का मात्रक तो हर्ट्ज हो जाएगा, और इतना ही आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। देखिए यहाँ पर हमने 0.6 था, एक दशमलव के इधर हम लाए हैं तो 10 की पावर माइनस 1 से गुणा होगा, 15 में से 1 जाएगा, 14 बचेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा है लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए, यानी कि लेंस की क्षमता क्या होती है ये आपको बताना है। तो लिखेंगे आप लोग लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है। और इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, किससे, इसे हम कैपिटल P से, पावर, ठीक है, P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा, तो देखिए लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f, देखिए व्युत्क्रम का आ गया तो 1/f, वो भी किसमें, मीटर में, ठीक है, किसमें, मीटर में। तो यही हो जाएगा इसका फार्मूला, समझ में आया। लेंस की क्षमता का फार्मूला P इक्वल टू 1/f मीटर में, यानी कि लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो देखिए मीटर में मापी गई फोकस दूरी, f है फोकस दूरी, ये मीटर में है, तो P इक्वल टू 1/f, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। मात्रक अगर इसकी बात की जाए तो इसका मात्रक हो जाएगा डायोप्टर, क्या हो जाएगा, डायोप्टर, और डायोप्टर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल D से, तो ये हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक है। तो इतना समझ में आया, जो पूछा गया था वो हमने जाना कि लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, P इक्वल टू 1/f मीटर में, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए, यानी कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो n होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए n इक्वल टू एक बड़ा फार्मूला होता है साइन a प्लस डेल m, ठीक है, डेल m अपान 2 साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, साइन a बाई 2, ये फार्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का। देखिए फार्मूला दिखने में बड़ा लग रहा है, मैंने और बड़ा लिख दिया है, ठीक है, लेकिन इस दिक्कत नहीं है, इस फार्मूले को याद रखिएगा, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, जहां डेल एम क्या है, देखिए ए क्या है, डेल एम क्या है,
तो ए आपका है प्रिज्म कोण, ए इक्वल टू प्रिज्म कोण इसे हम बोलते हैं। अब बात आती है कि डेल एम क्या है, ये डेल एम क्या है, तो डेल एम है आपका अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। तो डेल एम आपका है अल्पतम विचलन कोण। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू, जहां ए है प्रिज्म कोण, डेल एम है अल्पतम विचलन कोण, इतना याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट वन क्वेश्चन हमारा इसमें आता है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। तो देखिए संपर्क में अगर दो लेंस रखे हैं तो इसका सूत्र होगा 1/f इक्वल टू 1/f1, दो लेंस है तो प्लस 1/f2, ये तो हो जाएगा फोकस दूरी का सूत्र, ठीक है। अगर संपर्क में रखे हैं दो लेंस तो उनकी फोकस दूरी का फार्मूला ये होगा। अब चूंकि P इक्वल टू 1/f होता है तो हम इस फार्मूले को इस प्रकार से लिख सकते हैं, P इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है, P1 प्लस P2, ये हो जाएगा आपका क्षमता का फार्मूला। तो दोनों का फार्मूला आपका यहां पर मैंने लिख दिया है। एक तो आपका है संपर्क में लिखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, एक है उनकी क्षमता का फार्मूला P इक्वल टू P1 प्लस P2। समझ में आया? ये जो क्वेश्चन हमारा है ये तरंग प्रकाशिकी चैप्टर से है, ठीक है, सेकंड चैप्टर जो सेकंड फिजिक्स का है। ऐसी दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। यानी कि आपको ऐसी दो भौतिक घटनाओं का बताना है, भौतिक घटनाओं को जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं, यानी कि जो ये बताती हैं कि प्रकाश जो होता है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो दो घटनाएं हैं, एक है व्यतिकरण, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, पढ़ाया भी है पहले मैंने, आप लोग सर्च कर सकते हैं। एक है विवर्तन, ठीक है। ये दो ऐसी भौतिक घटनाएं होती हैं जो ये बताती हैं कि प्रकाश तरंग की प्रकृति, यानी कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, यानी कि ये जो है प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है, व्यतिकरण तथा विवर्तन, ठीक है। तो देखिए जो हमारा 7वां क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल है, वो भी तरंग प्रकाशिकी चैप्टर का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं। समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात 5:3 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए तरंग के आयाम को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब चूंकि दो तरंग हैं तो दो तरंगों के आयाम को हम क्या करेंगे, एक को a1 मान लेंगे, एक को a2 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि दो तरंग हैं। तो देखिए अब यहाँ पर इन दोनों का अनुपात दिया गया है a1 अनुपात a2, हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5:3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू 5/3, ठीक है, 5/3। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से a2 की वैल्यू निकालेंगे तो 5a2 इक्वल टू, देखिए तिरछा गुणा कैची गुणा कर देंगे 3a1, ठीक है, 3a1। अब यहाँ से हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, a2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3a1/5, 3a1/5। तो देखिए हमने a2 की वैल्यू निकाल ली। अब आपको निकालना क्या है, इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो तरंग की जो तीव्रता होती है उसको हम I से डिनोट करते हैं, तो हमें निकालना है I मैक्सिमम, यानी कि I अधिकतम अनुपात I मिनिमम, यानी कि I न्यूनतम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, उसी को यहाँ पर हम लगाएंगे, I मैक्स अपान I मिन इक्वल टू होता है फार्मूला एक a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, यानी कि a1 प्लस a2 अपान a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर आपको तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालना है तो आप उनकी आयाम को a1 प्लस a2, यानी कि पहली तरंग का आयाम दूसरे तरंग के आयाम को जोड़ दीजिए अपान a1 माइनस a2 यहाँ पर घटा दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू हम a1 ही रहने देंगे, प्लस a2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, ये देखिए 3a1/5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3a1/5, 3a1/5, समझ में आ रहा है, अपान a1 माइनस, अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी a2 की वैल्यू हम रखेंगे 3a1/5। थोड़ा सा आपको दिखने में लंबा लग रहा होगा बट आपको समझना तो है ही, ठीक है। अब देखिए इसी को सॉल्व करते हैं,
यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं इसके नीचे भी 1, तो ये हमारा हो जाएगा 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होगा। ठीक है, 1 का 5 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5a1 प्लस 5 का 5 यानी कि 3a1। ठीक है, अपान यहाँ पर भी वही हो जाएगा 5a1, बट यहाँ पर माइनस होगा 3a1 बाई 5, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इसको हम ब्रेकर में करके इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा ऊपर भी। ठीक है, ये देखिए स्क्वायर कर दिया हमने। अब इधर ही सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए इसको हम निकाल रहे हैं आई मैक्स अपान आई मिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 5 और 3 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 8a1 अपान 5 अपान 5 में से 3 चला जाएगा तो हो जाएगा 2a1 अपान 5 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू सबसे ऊपर का सबसे नीचे गुणा होगा, या आप डायरेक्टली एक काम कर सकते हैं, 8 का इससे गुणा होगा। ठीक है, और इसका इससे गुणा होगा, तो आप 5 से 5 यहाँ पर कट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तब भी वही आएगा, तो ये हो जाएगा 8a1 अपान 2a1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व हम कर लेंगे और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, इसका कर लेते हैं स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 8 टाइम 64। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम a1 को काट देते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा 8/2। ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 8 टाइम 64 हो जाएगा। देखिए मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग नीचे भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4। ठीक है, कट करेंगे 4 कम 4 16 चौका 64। तो हमारा फाइनली जो आई मैक्स अपान आई मिन आएगा, आई मैक्स अपान आई मिनिमम। ठीक है, यानी कि अधिकतम तीव्रता अपान न्यूनतम तीव्रता, तो ये हो जाएगा 16/1। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो आई मैक्स यानी कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 16:1। 16:1। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसी भी तरंग की अधिकतम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। ठीक है, हमने जैसे निकाला। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ चुका होगा।